हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका टेंस का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। अब ज़रा देखिए, जो रियल मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स हैं ना, आज के लेक्चर में आप लोग देखने वाले हो। मतलब किसको कहते हैं कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स और किसको कहते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स, ये आज आप लोग समझ पाओगे। तो इस पर इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर टीचर भी छोड़ देते हैं पढ़ाना। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट के दिमाग में जल्दी घुसता नहीं। लेकिन मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स को लिया हूँ, बार बार समझाने की कोशिश करूँगा, आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट। एक भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसा ना हो कि छूट जाए और ना रहे, है ना। और पिछले क्लास से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स भी हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि सर कुछ और एग्जांपल्स दे करके अगर बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो पिछले क्लास का भी ये कंटिन्यूएशन है और फिर उसके आगे की भी क्लास के बारे में है। और मतलब मुझे आज की क्लास में क्या मेनली लेना चाहिए था वो भी है। तो ध्यान से आप लोग देखना, और अगर नहीं समझ में आए चीज़ें तो दो चार बार ज़रूर देखने की कोशिश करना। देखो, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टेंस एक ऐसा चैप्टर है, मूड्स एक ऐसा चैप्टर है, कंडीशनल एक ऐसा चैप्टर है जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और नहीं समझोगे तो सब कुछ चौपट हो जाना है। कहाँ? मेंस के एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को गौर करना। अब ज़रा देखो, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बुक्स में भी नहीं दिए होते, और अगर किसी बुक्स में मिल भी जाए तो काफ़ी जिसको कहते हैं कि जैसे कोई मास्टर कर रहा है, मास्टर डिग्री, उसको ग्रामर पढ़ना है, या फिर पीएचडी कर रहा है तो उसको पढ़ना है। तो इससे तो प्री के एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ भी दिए जाते हैं, लेकिन प्री के क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, खास करके सीपीओ के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से इसको देखना और समझने की कोशिश करना। बहुत ही बेहतर एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर लोग इसको मिस कर जाते हैं, और लोगों को इनिशियली क्या होता है, समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये मेरी गारंटी है, मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप समझ जाओगे, हर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, इससे रिलेटेड हर चीज़ को समझ जाओगे। और क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स को लिया हूँ और क्वेश्चंस को लिया हूँ डायरेक्टली, तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, और इसके बारे में मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा। अब ज़रा देख लो, जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का नाम है कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस। ठीक है। अब ज़रा देखो, मैंने कल बताया हुआ था कि जब पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, किसी एक सेंटेंस में पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, तो इसके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल बताने वाला हूँ। बाकी और भी इसके साथ कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी बताऊँगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। और मैं देखो, टेंस स्टार्ट करने से पहले, मतलब फर्स्ट क्लास में ही, टेंस के फर्स्ट क्लास में ही मैंने बता रखा था कि एक बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह है। एक कॉन्सेप्ट का आप क्या करते हो, एप्लीकेशन करते हो दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर रिलेट करते हो चीज़ों को, तो बिल्कुल केमिस्ट्री की बात ही आपको समझना है। जो लोग रट्टा मारने वाले हैं, मैं आपको पहले ही एक वार्निंग दे देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट को भी रट्टा मार जाते हैं और एग्जाम्पल में उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनसे एक बस यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ना ही देखें। तो मेनली ये वीडियो है किसके लिए? जो समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, जो डिटेल समझना चाहते हैं, पूरा डेप्थ में समझना चाहते हैं, और बिल्कुल आप समझ भी जाओगे। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो नहीं समझोगे, है ना, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो रट्टा मारने वाले हैं कि एग्जाम्पल को ही रट्टा मार लिया और क्या किया, उस पर अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग नहीं लगाया, जो कॉन्सेप्ट को सर ने बताया हुआ है उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो फिर बेकार है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझते जाना और ध्यान से देखना, क्योंकि मैं अगर टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं वहाँ दूंगा इससे रिलेटेड, और मुझे वहाँ चेक करना ही होगा कि आप कितने समझे या नहीं समझे, और इन सारे एग्जांपल्स को भी वहाँ लूँगा, और इससे रिलेटेड और भी जितने एग्जांपल्स बनेंगे सबको लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि आप अप्लाई कर पाते हो या नहीं, है ना। अब ज़रा देखो, अब क्या बात है भाई यहाँ पे कि जब पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। आपके लिए मैं इतना क्रिस्टल क्लियर जो कहते हैं वैसा नोट्स बना करके लाया हूँ, ताकि आपको लिखना ना पड़े, और हर चीज़ को आप अपने नोट्स में मतलब क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कर देते हो ना, तो वैसा ना करना पड़े। अब ज़रा देख लो, फर्स्ट क्या है, जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट, कि पास्ट की दो घटनाओं में जो पहले हो उसको पास्ट और पास्ट में रखते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझते हो क्योंकि पिछले क्लास में बता चुका हूँ। और जो बाद में हो, मतलब दो घटनाएं हैं और एक पहले हो पास्ट और पास्ट में हो, उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। इतना दूर तक तो क्लियर है ना।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये दोनों घटना एक दूसरे से संबंध नहीं रखते, यानी इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे देख लो पिछले क्लास के एग्जांपल्स को लिया हूँ और उसके बाद भी बहुत सारे एग्जांपल लिया हूँ। देखो पिछले क्लास में बताया था ये क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि बिफोर द कारपेंटर केम शी कवर्ड द फ्लोर विथ पॉलीथीन शीटिंग टू प्रोटेक्ट द कारपेट। अब ज़रा देखो दो घटनाओं का जिक्र है, देख लो कौन कौन सा। तो यहाँ पर है, एक है आपका कारपेंटर का आना और दूसरा उसके द्वारा फ्लोर को कवर्ड किया जाना। ठीक है, दो घटनाएं हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात तो कि इसमें ये देखना है कि पहले कौन सी घटना घटी है और बाद में कौन सी घटना घटी है। तो आप जैसे ही पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है इस बिफोर वाले वर्ड से कि कारपेंटर के आने से पहले ही कवर कर चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि पास्ट और पास्ट की घटना कवर करने की है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, हैड कवर्ड लिख देते हो, हैड कवर्ड लिख देते हो, है ना। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। तो जी हाँ, ये जो दो एक्शन है ये आपस में कोई एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। क्यों पता है? क्योंकि कारपेंटर का उसके घर में आना, फिर गेस्ट का उसके घर में आना और फ्लोर को कवर करने से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, है ना। कारपेंटर किस चीज़ का काम करता है, तो वो लकड़ी का काम करता है। और इसका फ्लोर का जो कवर करके रखना ये कारपेट से, देखो इसलिए ये दिया है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए, ताकि लोग ये समझ लें एग्ज़ाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था बैंक पीओ के एग्ज़ाम में, ताकि लोग समझ लें, अगर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के भी आए हैं तो लोग ये समझें कि कारपेट और कारपेंटर मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। इंटरडिपेंडेंट हो सकता है लेकिन इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ये कारपेट का यहाँ पे फ्लोर पे बिछाना, कवर करना, और कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है उससे कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हो, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं है। तो जब नहीं है तो जाहिर सी बात है कि क्या करना है कि जो घटना पहले घटी है उसको हम क्या करेंगे, हैड कवर्ड करेंगे, मतलब पास्ट और पास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर एरर था आपके बी पोर्शन में। और बाद में कौन सी घटना घटी है, कारपेंटर का आना, है ना। तो ये बिफोर वाले वर्ड से ही पता चल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाद वाली घटना को केम में ही रखते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, एक बार और बता दूँ फिर से, ताकि अब भटको नहीं कॉन्सेप्ट से। दो घटनाएं का जिक्र है यहाँ पे, केम का, कवर्ड का। तो कारपेंटर के आने से पहले वो कवर कर चुकी थी, तो यहाँ पर हैड कवर करना पड़ेगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और देखना था, कहीं एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब क्या, कारपेंटर का आना और फ्लोर का कवर करना इंटरडिपेंडेंट तो नहीं, एक दूसरे से संबंध तो नहीं रखते, लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए यहाँ पर हैड कवर्ड रखते। अब सवाल आता है कि अगर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते तो क्या करते। तो इस केस के कॉन्सेप्ट भी आगे दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर इंटरडिपेंडेंट होते तो क्या करते कि दोनों को ही हम लोग रखते पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान देना, तब ये सही हो जाता, तब ये सही हो जाता जब इंटरडिपेंडेंट होता। जैसे मैं इंटरडिपेंडेंट की एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, है ना, कि कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं दो एक्शन। मान लिया जाए आप एक गेस्ट हो और किसी के घर जाते हो और उसका कुत्ता भौंकने लगता है ना। एक एग्जाम्पल लिया भी हूँ ऐसा करके। तो क्या होता है, मान लिया जाए कुत्ता जैसे भौंकना स्टार्ट किया, अब डर गए, तो पहले घटना कौन घटी, कुत्ता के भौंकने का, है ना, बार्क करने का, ये घटना पहले घटी है। तो आप कहोगे इसमें हैड बार्क्ड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका डर जाना, आपका अफ्रेड होना, गॉट अफ्रेड होना और उस कुत्ते का भौंकना एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कह सकते हो कि ये कॉज है, उसका डरने का ये कॉज है, मतलब कारण है, और आपका अफ्रेड होने का एक परिणाम है ना। तो जहाँ भी कॉज और रिजल्ट आपको दिख जाए, मतलब एक दूसरे से अगर इंटरडिपेंडेंट हो, तो दोनों को हम लोग रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडेफिनिट में। ये पास्ट की घटनाओं की जिक्र है। तो इस एग्जाम्पल को भी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समझाने का मतलब ये था कि ये दो घटना आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से किसी तरीके से कह सकते हो इंटर रिलेटेड भी नहीं है ना। इसलिए जो घटना पहले घटे उसको हैड कवर्ड कर दो। ठीक, अब देख लो सेकेंड वन, देख लो यहाँ पर क्या है। यहाँ इसी तरीके से दिया है, ऑल्दो वी रीच्ड हीज हाउस ऑन टाइम। हम लोग समय पे उसका घर पहुँच गए थे, है ना, यद्यपि हम लोग उसका घर पहुँच गए थे टाइम पे। ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट को निकल चुका था, है ना। तो पहले कौन सी घटना घटी थी, टाइम पे तो हम लोग पहुँच गए, तो ये तो बाद की घटना है रीच्ड होने की।
पहले की घटना है उसका घर छोड़ के जाने का, है ना, मतलब वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। तो वॉज लेफ्ट के बदले यहाँ पर क्या होगा, हैड लेफ्ट, है ना, क्यों, क्योंकि वो पहले ही निकल चुका था, पास्ट ऑफ पास्ट की एक्शन है, इसलिए इसको हम लोग हैड लेफ्ट करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट में करेंगे, है ना। और कोई संबंध है नहीं, देखो आप उसका घर पहुँचे हो और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, तो क्या संबंध है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखता, आप पहुँचे और उसका वहाँ से छोड़ के चला जाना एयरपोर्ट के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है कोई इंटरडिपेंडेंट एक्शन आपस में नहीं है, मतलब इसके वजह से ये नहीं हुआ जिस तरीके से इसके वजह से ये नहीं हुआ। अगर वजह पता चल रहा है एक दूसरे का वजह कोई हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी एक दूसरे का वजह है नहीं कोई एक्शन, तो हम क्या करेंगे, जो पहले घटना घटी है उसको क्या करेंगे, उसको रखेंगे पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में, हैड लेफ्ट होगा और वाज यहाँ नहीं होगा, है ना। और जो घटना बाद में घटी उसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो मुझे लगता है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आगे के एक्शन को देख लो। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है यहाँ, ये तो फर्स्ट एक्शन है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड क्या है देखो, लेकिन यहाँ पर बोला है कि लेकिन अगर पास्ट की दो घटना एक सीक्वेंस में हो, ये एक चीज़ मैं बता चुका था जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आज के क्लास में भी मुझे बहुत सारे कुछ बताने थे इसमें से। तो देखो अगर पास्ट की दोनों घटना एक सीक्वेंस में हो और दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो, यही बात मैंने अभी बोला है ना, इसके पहले वाली बात पे यही चीज़ बोला था कि अगर इंटरडिपेंडेंट हो तो दोनों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, भले ही एक घटना पहले घटी हो या एक घटना बाद में घटी हो, लेकिन दोनों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो सीक्वेंस का पता चलता है और दूसरा पता चलता है इंटरडिपेंडेंट का, दोनों कॉन्सेप्ट वहाँ पर जाहिर होनी चाहिए, है ना, मतलब एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। अब इसी को समझाने के लिए मैं यहाँ एक अच्छे से लिख दिया हूँ कि इसको कैसे समझेंगे कि एक घटना एक का क्या हो, एक घटना हो उन दोनों में से वो कॉज हो मतलब कारण हो और दूसरी घटना उसका परिणाम हो, रिजल्ट हो, तो भी दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। दोनों एक्शंस क्विक एक्शंस होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि कॉज एंड रिजल्ट को एग्जिस्ट करते हैं, आपस में को एग्जिस्ट करते हैं, बहुत लंबा समय इसका नहीं होता, है ना। तो समझे इस चीज़ को। अब ज़रा समझते हुए ज़रा ध्यान देना अगले एग्जांपल्स पे। इस एग्जांपल को भी ले चुका था, है ना, इन दोनों को भी ले चुका था पिछले क्लास में। देखो ये क्या है, 64 नंबर, द डाइस कोलैप्स्ड, मतलब जो मंच होता है, स्टेज होता है, वो कोलैप्स कर गया एज सून एज ही हैड स्टेप्ड ऑन टू इट। अब ज़रा बताओ क्या एरर है यहाँ पे। तो जैसे वो ऊपर चढ़ा मंच पे, मंच जो है वो कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, धंस जाता है। तो अब ज़रा देखो, अब यहाँ पे आप मुझे बताने की कोशिश करो कि कौन सी घटना पहले घटी। तो आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पता चलेगा कि एज सुन एज ही हैड स्टेप्ड, तो पहले तो वो स्टेप ऑन किया, है ना, बाद में ये घटना घटी कोलैप्स होने की। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में से पहले की घटना है स्टेप्ड होने की, तो हैड स्टेप्ड हो गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यही कहोगे क्योंकि अब तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो। लेकिन यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़े कि अगर दोनों घटनाएं क्या हो, इंटरडिपेंडेंट हो या फिर सीक्वेंस में हो या फिर एक कॉज और दूसरा परिणाम हो, मतलब उसका रिजल्ट हो, एक कॉज और दूसरा उसका रिजल्ट हो, तो क्या करेंगे, दोनों एक्शंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो ज़रा देखो ये दोनों आपस में सीक्वेंस में है कि नहीं, मतलब इसका स्टेप होना जैसे चढ़ना वैसे ही कोलैप्स हो जाना, या फिर कह सकते हो कि उसके चढ़ने मात्र से ही क्या क्या हो, मंच कोलैप्स कर गया हो, वहाँ का वेट जो है वो बढ़ गया होगा, तो जाहिर सी बात है कोलैप्स कर गया होगा, है ना। तो यहाँ पर कॉज नज़र आ रहा है, ये कारण ये है स्टेप होने का, और रिजल्ट ये है, देख रहे हो। तो हम लोग अभी देखें कि कॉज एंड रिजल्ट जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए को एग्जिस्ट करते हैं मतलब एक समय पर होते हैं, इसलिए एक एक्शन को हम लोग बहुत पहले के एक्शन को नहीं मानते, इसलिए हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट के एक्शन को नहीं मानते, है ना। हम लोग मानते हैं कि दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही समय की बात है, इसलिए किसी को पहले ना मानते हुए दोनों को साथ की घटना को मानते हुए, साथ की घटना को मानते हुए क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, हैड को हटा देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर होगा द डे इज कोलैप्स्ड एज सून एज ही स्टेप्ड ऑन टू इट। अब देखो एज सून एज से भी पता चला क्विक एक्शन है दोनों, है ना, दोनों एक्शन क्या है, क्विक एक्शन है, जैसे यहाँ पर बता रखा है तीसरा नंबर पे, है ना, क्विक एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्या दोनों कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यहाँ पर है द रेफरी हैड शोन द प्लेयर द येलो कार्ड फर्स्ट देन ही शोड हिम द रेड कार्ड। अब देखो यहाँ पर बोला है कि रेफरी ने किसी को वार्निंग देते हुए येलो कार्ड को शो किया और फिर तुरंत क्या किया, देन से पता चलता है ना, तब मतलब तुरंत उसके बाद, इस चीज़ को ये बताना चाह रहा है। उसके बाद ही शोड हिम द रेड कार्ड, उसके बाद तुरंत उसको क्या किया, रेड कार्ड को दिखा दिया, मतलब हो सकता है उसको मैच से बाहर कर दिया हो, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एक्शन क्या है, एक दूसरे से सीक्वेंस में है। पहला क्या करना, शोन करना किस चीज़ को, येलो कार्ड को, और तुरंत क्या शो करना, रेड कार्ड को। मतलब ये घटना तुरंत तुरंत हुआ है, दोनों एक्शंस जो हुए हैं वो तुरंत तुरंत हुए हैं, क्विक एक्शंस हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं कि इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, है ना, इंटरडिपेंडेंट भी हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है एक गलती पहले करे, दूसरी गलती तुरंत करे, उसके बाद पहले येलो कार्ड दिखाया और तुरंत रेड कार्ड दिखा दिया। तो सीक्वेंस की अगर बात करें तो उसके हिसाब से क्या होगा कि एक यहाँ पर दिखाया उसको क्या, येलो कार्ड, और तुरंत फिर दिखा दिया, देन से पता चला तुरंत का, है ना, उसके बाद तुरंत दिखा दिया रेड कार्ड, ठीक है। तो सीक्वेंस की घटना, इसलिए दोनों को किस में रखेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, एक साथ मानते हुए कि ये दोनों घटनाएं एक साथ साथ घटी हैं, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट की घटना इसमें किसी एक को नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर दे रखा है हैड शोन, जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पर शोड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगला एक्शन में भी देखो शोड है, ये भी शोड है। तो दोनों को एक साथ घटी हुई घटना को मानते हुए दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस की घटना है ना, ये तो मैं बता रखा हूँ। अब ज़रा देखो यहीं पे बताया, देखो ये है ना सीक्वेंस में हो, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट भी है। अब ज़रा देखो, तो दोनों को किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब ज़रा देखो नेक्स्ट क्या है, अब इसमें बहुत अच्छे से समझोगे, अगले एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे से समझने वाले हो। मतलब मुझे लगता है कि आज के अगर लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे ना, तो दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा, है ना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, समझना होगा, अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग नहीं लगा पाते हैं स्टूडेंट, इसलिए तो टीचर आते हैं, है ना। तो इसलिए तो मैं हूँ कि आपको समझा रहा हूँ अच्छे ढंग से। देखो यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट है ये कि द ग्लास हैड ब्रोकन व्हेन माई सन ड्रॉप्ड इट। आप कहोगे कि सर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर एक घटना पहले घटी हो और एक घटना बाद में, तो पहले घटी हुई घटना को पास्ट ऑफ पास्ट मानते हुए उसको पास्ट एंड परफेक्ट में लिखेंगे, है ना, पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पर बताओ पहले कौन सी घटना घटी है, तो पहले उसका बेटा जो है वो ड्रॉप किया होगा ग्लास को, बाद में ही तो टूटा होगा। तो पहले है यहाँ पर, तो व्हेन माई सन हैड ड्रॉप्ड होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा, है ना। मतलब ब्रोकन का मतलब क्या है कि जो टूटने की घटना है वो बाद में हुई होगी, है ना। पहले क्या हुआ होगा, पहले हुआ होगा कि उसका सन जो है वो ड्रॉप किया होगा क्या, ग्लास को। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यार ये होना चाहिए यहाँ ब्रोकन, क्योंकि ये बाद की घटना है, और यहाँ पर होना चाहिए था सन हैड ड्रॉप्ड, है ना। तो दो जगह एरर आपको नज़र आ गया। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके ब्रोकन होने का जो कॉज है वो क्या है, तो कॉज देख रहे हैं उसका गिराया जाने का, है ना। तो गिराया जाने का ये अगर कॉज है और ये अगर रिजल्ट है इसका टूट जाना, तो दोनों अभी पढ़े कि अगर दोनों एक्शन क्या हो, एक कॉज हो और एक रिजल्ट हो, तो दोनों को हम लोग किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि क्या होगा इसमें आंसर। तो जाहिर सी बात है कि हैड ब्रोकन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सिर्फ ब्रोक होगा, है ना। क्या होगा, ब्रोक होगा। द ग्लास ब्रोक व्हेन माई सन ड्रॉप्ड इट, दोनों ही दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, है ना, क्योंकि एक कॉज है दूसरा रिजल्ट है। यहाँ पर समझ गए कॉज एंड रिजल्ट वाली बात को। आगे देखो, इसमें बहुत अच्छे से समझना होगा आपको, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द रेन स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड ऑफिस, मतलब रेन स्टार्ट हो गया जब वह ऑफिस पहुँच गया, है ना। अब इसमें आप ढूंढो कि क्या इसमें एरर है। तो ज़रा देखो, आप एक बात बताओ, रेन मतलब बारिश का होना और उसके ऑफिस का पहुंचना, पहले कौन सी घटना घटी है। तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर बोल रहा है कि जब वो वहाँ पर पहुँचा उसके बाद रेन स्टार्ट हो गया, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई। तो आप कहोगे कि पहले तो वो पहुँचा होगा ऑफिस, तो यहाँ पर हैड रीच्ड कर देते हैं, है ना, यही सोचोगे। तो फिर दूसरे
दूसरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, एक बार चेक तो कर लो कि कहीं रिजल्ट और कॉज तो नहीं है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट तो नहीं है। लेकिन भाई एक बात बताओ, उसके ऑफिस जाना और बारिश का होना एक दूसरे का रीज़न हो सकता है, एक दूसरे का कॉज और एक दूसरे का रिजल्ट हो सकता है कि नहीं वो ऑफिस पहुंच गया इसलिए बारिश होना स्टार्ट हो गई? ऐसी बात तो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश होने का कोई संबंध नहीं रखता आप कहाँ जाते हो, बारिश का जब होना होता है तभी होता है ना। तो आप उसके कॉज नहीं बन सकते, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो जाहिर सी बात है कि कॉमन सेंस की बात है, मतलब उसके ऑफिस का पहुंचना और बारिश का होना एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे का कॉज और रीज़न नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि पहले कौन सी घटना घटी है। तो जाहिर सी बात है कि पहले उसके ऑफिस पहुंचने की घटना है, इसलिए ही हैड रीच्ड ही करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रीच्ड के पहले हैड लगेगा, यानी सी नंबर में इसका क्या था, एरर था। ठीक है, यहाँ तक। अब ज़रा देखो, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सी घटना घटी है। क्यों नहीं द रेन हैड स्टार्टेड क्यों नहीं करे, क्योंकि हो सकता है पहले रेन स्टार्ट हुई हो। अब समझना आगे वाले क्वेश्चन से, यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है कि द रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड होम, है ना। ऑफिस हो चाहे होम हो कोई बात नहीं है ना। अब देखो यहाँ बोला है कि रेन स्टार्ट हो गई उसके घर पहुंचने से पहले। तो इस शब्द से आपको कैच करना था, किससे, बिफोर से, कि पहले की घटना कौन है। तो जाहिर सी बात है उसके घर पहुंचने से पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर पहले की घटना कौन हुई, स्टार्टेड। तो पहले की घटना स्टार्टेड है, मतलब पास्ट और पास्ट की एक्शन है, तो इसलिए हैड स्टार्टेड करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हैड स्टार्टेड होगा। अब कहोगे कि दोनों को क्यों नहीं रखे हम पास्ट इंडेफिनिट में, स्टार्टेड और रीच्ड करेक्ट क्यों नहीं है दोनों जगह। तो इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि आपस में कोई भी इसका इंटरडिपेंडेंट आपस में नहीं है ना। और एक दूसरे का कॉज और रीज़न भी यहाँ पर नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर हैड स्टार्टेड होगा, है ना। तो कैसे पता चला कि रेन स्टार्ट हो गई पहले, क्योंकि बिफोर वर्ड से पता चल गया, है ना। लेकिन आपको बिफोर और वेन पे ध्यान नहीं देना, आपके कॉमन सेंस पे ध्यान देना। कई बार वेन जो है वो इंडिकेट कर देता है कि नहीं इसके पहले वाली घटना जो है वो पहले की घटना है, पास्ट और पास्ट के एक्शन है। उस तरीके का भी मैं लेके लाया हूँ यहाँ पर एग्जांपल, है ना। देखो आगे देखो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर है, मतलब कॉमन सेंस आपको यहाँ पर ये करना है, आपका कॉमन सेंस लगना चाहिए। क्योंकि पहले यहाँ पर बताना वो चाह रहा था इसमें 67 नंबर में कि पहले वो ऑफिस पहुँचा, उसके बाद ये क्या हुआ, द रेन स्टार्टेड, है ना। इसलिए यहाँ पर ही हैड होगा। और बिफोर से पता चल गया कि पहले रेन का स्टार्ट होना, है ना। तो हैड स्टार्टेड लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रा देखो नेक्स्ट कौन सा है, ये 69 नंबर। यहाँ बोला है द गेस्ट हैड गॉटन अफ्रेड व्हेन द डॉग बार्क्ड एट हिम। मतलब इसमें देखो एक एक करके चेक करो कॉन्सेप्ट अपना, यहाँ पर दिमाग लगाओ। दो घटनाएं हैं, एक तो डॉग का बार्क होना और दूसरा गेस्ट का वहाँ पर डर जाना, है ना। तो पहले की घटना कौन है, तो जाहिर सी बात है पहले कुत्ता भौंका होगा, बाद में क्या हुआ होगा, गेस्ट जो है वो अफ्रेड हुआ होगा। तो बाद की घटना है, इसलिए इसको तो पास्ट और पास्ट के एक्शन को पहले हटा दो। हैड गॉटन को आप सीधा लिख दो गॉट अफ्रेड, है ना, गॉट अफ्रेड, क्योंकि ये बाद की घटना है। अब आप कहोगे कि जब बाद की घटना है तो पहले की घटना को हमें किस में रखना चाहिए था, डॉग हैड बार्क्ड करना चाहिए था, क्योंकि पहले भौंका होगा कुत्ता, है ना। तो हैड बार्क्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है, कहीं ये तो नहीं है कि एक कॉज है और दूसरा रीज़न है, क्योंकि अगर एक कॉज हो और दूसरा रीज़न है तो दोनों को हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कॉज और रीज़न वाली बात है ही। क्यों, क्योंकि वो डरा ही इसलिए जब कुत्ता भौंका उसको, अगर कुत्ता नहीं भौंका था तो डरने का सवाल ही नहीं था। मतलब इंटरडिपेंडेंट है, एक कॉज है दूसरा रीज़न है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैड को नहीं रख सकते, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों एक्शन को किस में रखेंगे, दोनों एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट तो है ही, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा, मतलब गॉट अफ्रेड करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से ये करेक्ट हो गया। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होगे, अच्छे तरीके से समझ गए होगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, है ना। अब अपना दिमाग दौड़ाओ आगे वाले क्वेश्चन में। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है कि द लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही एंटर्ड वॉशरूम। मतलब लाइट जो है वो चली गई जब वो क्या हुआ, एंटर किया वॉशरूम में। अब क्या है इसमें ज़रा देख लो,
इसमें क्या फ़र्क है दोनों में। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे क्या कि पहले चेक करते हैं कि पहले की घटना कौन है। तो व्हेन ही एंटर्ड वॉशरूम, मतलब वो वॉशरूम में था, है ना। जब वो वॉशरूम में था तो क्या हुआ, लाइट चली गई, है ना। तो पहले की घटना कौन है, तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि पहले जो है वो बंदा जो है वो वहाँ पर एंटर कर चुका होगा, है ना। तो हैड एंटर करेंगे, यहाँ पर हैड एंटर करेंगे, है ना, यहाँ पर हैड एंटर करेंगे, बाद में लाइट चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हैड एंटर होना चाहिए था। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि कहीं एक दूसरे का कॉज और रीज़न तो नहीं है। तो भाई आपका वॉशरूम जाने से क्या लेना देना लाइट का चले जाने का, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब भी आप वॉशरूम में एंटर करोगे तब भी लाइट चली जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो वो अपने मन से आती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वॉशरूम में एंटर्ड कर गए पहले, उसके बाद लाइट चली गई, है ना। तो हैड एंटर्ड होगा यहाँ पे, है ना। क्या होगा, हैड एंटर्ड होगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब ज़रा देखो इस एग्जाम्पल को क्यों लिया हूँ, इसके बाद ये भी आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर है व्हेन नेबर्स डॉग स्लेप्ट, आवर नेबर्स डॉग स्लेप्ट व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू देयर हाउस। मतलब सो चुका था हमारे नेबर्स का जो कुत्ता था वो सो चुका था जब चोर घुस आए थे घर में, उनके घर में, है ना। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, देखो दो घटनाएं का यहाँ पर भी जिक्र है और वो भी पास्ट के। एक कुत्ते का सोना और दूसरे उसके ब्रोक इनटू करना, मतलब चोरों का घर में घुस आना। अब आप बताओ कि पहले तो चेक करोगे कि कौन सी घटना पहले की है। तो जाहिर सी बात है कौन सी घटना पहले की होगी, चोर का घुस जाने का और फिर डॉग का स्लीप करने का। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाओ, है ना। आप ये भी तो कह सकते हो कि चोर पहले घुस गए होंगे, बाद में कुत्ते सो गए होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कुत्ता बाद में सोता तो थीव्स तो घुस ही नहीं पाते। क्यों, क्योंकि कुत्ता तो भौंकना स्टार्ट कर दिया होता अगर कुत्ता जगा होता तो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि पहले कुत्ता सो चुका था, तभी तो चोर घुस पाए, तभी तो कुत्ते नहीं भौंके, है ना। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आवर नेबर्स डॉग हैड स्लेप्ट होगा ना, समझ रहे हो। तो यहाँ हैड स्लेप्ट होगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, हैड स्लेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक करो, कहीं एक दूसरे का कॉज और रीज़न तो नहीं है। तो आप बताओ उसका चोरों का घुस जाना और कुत्ते का सो जाना एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जो कुत्ता है वो सो गया इसलिए क्या हुए, चोर घुस आए, ऐसा तो नहीं है। एक दूसरे का कॉज और रीज़न नहीं है, ये भी चीज़ को समझना, है ना। कि यहाँ पर वजह नहीं मान सकते एक दूसरे का, है ना। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि नहीं सर वजह तो हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि कुत्ता सो गया इसलिए चोर घुस आए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कुत्ता वहाँ नहीं भी होता ना तो भी चोर घुस आते। कंपल्सन को नहीं शो करता। तो सिंपल सी बात है, इसको एक दूसरे का कॉज और रीज़न हम नहीं ठहरा सकते, है ना। तो पहले कुत्ता सो चुका होगा और अगर आप देखोगे तो सीक्वेंस की बात भी नहीं आती यहाँ पे, इसलिए भी एक दूसरे को कॉज और रीज़न नहीं मानते। क्यों, सीक्वेंस कहने का मतलब है कि पहले कुत्ता सोया और तुरंत उसके बाद चोर घुस आया, ऐसी भी बात नहीं है। हो सकता है कुत्ता बहुत देर से सो रहा होगा, उसके बाद चोर यहाँ पे क्या हुआ, एंटर हुआ होगा, है ना। तो एक दूसरे का कॉज और रीज़न यहाँ पर नहीं समझेंगे, है ना। कि ऐसा तो नहीं होता कि नहीं कुत्ते तुम सो जाओगे तभी मैं घुसूंगा, ऐसा तो प्लान करके आते भी नहीं। वो सब कुछ प्लानिंग करके आते हैं कि अगर कुत्ता नहीं भी सोया हो तो भी हम क्या करेंगे, एंटर कर ही जाएंगे, कोई ना कोई उपाय लगाएंगे। तो कुत्ते को पहले मार दो या फिर कुछ और भी उपाय ढूंढेंगे वो, है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा कि एक दूसरे का कॉज और रीज़न नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डॉग हैड स्लेप्ट होगा, क्योंकि पहले कुत्ता सोया होगा, है ना। तो ये भी समझिए कि फर्स्ट नंबर पार्ट में यहाँ पर एरर था। अब ज़रा देखो आगे देखो 72 नंबर यहाँ पर है, द लाइट्स वेंट ऑफ आफ्टर ही एंटर्ड वॉशरूम। अब इस 71 नंबर को क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर वेन वाले पार्ट जो था, ये जो क्लॉज है वेन वाला उसमें क्या है कि इसके साथ आया था हैड। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि वेन वाला पार्ट जो है नेक्स्ट वाले में 71 नंबर में, कि वेन वाले पार्ट में हैड ब्रोकन नहीं किया, यहाँ पे देख रहे हो। तो इसमें ऐसा मत समझ लेना कि वेन वाले पार्ट में हमेशा हैड एंटर्ड होता है या फिर हैड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मतलब पास्ट और पास्ट होता है, ऐसा नहीं मान लेना है वहाँ पे।
कभी कभी इसके पहले वाले में भी हो जाता है, तो व्हेन पर एम्फेसाइज मत करना अपने दिमाग में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर रखना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो, अब इसमें 71 नंबर में एक बात और ध्यान में आई, क्विक एक्शन भी नहीं है ना, क्विक एक्शन भी नहीं है कि कुत्ते का सोना और चोरों का ब्रोक इनटू होना, है ना। क्विक एक्शन होता तो दोनों ये पास्ट इंडेफिनिट में थे तो करेक्ट थे, ठीक है। तो इस तरीके समझ सकते हो कि हैड स्लेप्ट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, इससे रिलेटेड 72 नंबर में क्या है, यहाँ पर वेन वाले के बाद था हैड एंटर्ड, है ना। अब कैसे समझोगे कि पहले लाइट चली गई अब बाद में वॉशरूम में कोई घुसा, तो ज़रा देखो इससे पता चलेगा। द लाइट्स वेंट ऑफ आफ्टर ही एंटर्ड वॉशरूम, तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि आफ्टर ही एंटर्ड वॉशरूम, मतलब पहले वो एंटर किया है कहाँ पे, वॉशरूम में, तब लाइट गई है ना। आफ्टर यही चीज़, इसी चीज़ को तो बता रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले वो एंटर किया था, इसलिए ही हैड एंटर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही हैड एंटर्ड। उसके बाद ये घटना घटी है लाइट की चले जाने का, है ना। नेक्स्ट देखो 73 नंबर, द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट चली गई बिफोर ही एंटर्ड वॉशरूम। अब यहाँ पर बताओ, कॉन्सेप्ट समझना, मैं इसलिए तीनों को सेम एग्जांपल लेकर के थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, आप एक सेंटेंस को रट्टा मार लेते हो, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन को घुमा दिया, तो आप फंस जाते हो एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर दिया है कि बिफोर ही एंटर्ड वॉशरूम, जब वो एंटर किया वॉशरूम में उसके पहले ही लाइट चली गई थी। तो अब क्या करोगे, अब बिफोर वाले के साथ जिस तरीके से आफ्टर के साथ और व्हेन के साथ हैड लगा था, इस तरीके से यहाँ तो हैड नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले ही लाइट चली जा चुकी थी, है ना। इस चीज़ को समझना। तो यहाँ पर क्या होगा, वेंट ऑफ के बदले यहाँ पर हैड गॉन होगा, है ना, हैड गॉन ऑफ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई हो, और फिर एक भी ऐसा चीज़ ना हुआ हो जो नहीं समझ में आई हो, है ना। वरना आप बार बार भी देख सकते हो, ठीक है, वीडियो को, ताकि पता चले आपको। अब ज़रा देखो यहाँ पर नेक्स्ट 4th नंबर में है, वो क्या कह रहा है, बोला है कि अगर दोनों एक्शन सीक्वेंस में हो और उसमें से एक टाइम टेकिंग एक्शन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग देखते आए थे कि एक एक्शन को पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में रखना है, सेकंड को पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। लेकिन यहाँ पर एक और भी ट्विस्ट है, और ये आखिरी है, ज़रा ध्यान देना कि दो एक्शन सीक्वेंस में होते भी हैं, जिस तरीके से सीक्वेंस वाले अभी देखें हम लोग कि अगर सीक्वेंस में हो दोनों तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। लेकिन वहाँ पर ध्यान देना कि अगर उसमें से एक टाइम टेकिंग एक्शन है, मतलब वो एक्शन जो है पहले से चल रहा हो, इसी को ध्यान रखना, दोनों पॉइंट को, टाइम टेकिंग एक्शन और वो पहले से चल रहा हो, है ना, और इनकम्प्लीट हो और वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। और दूसरे को, यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन करना, यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन क्या करना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में रखना। किस में रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, ज़रा देख लो। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो 3 कॉन्सेप्ट को मैंने बताया इससे पहले, इसमें एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वर्ड आया था ना कि कॉज और रीजन जो है को एग्जिस्ट करता है, तो बस एक ही वर्ड पे टिका हुआ है ये सारे कॉन्सेप्ट। अभी जो तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताए उसको क्या है कि अगर दोनों घटनाएं सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हो तो दोनों को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। एक घटना बहुत पहले घटी हो, एक घटना बहुत बाद में घटी हो, है ना, और दूसरे से क्या हो, बिल्कुल इंटरलिंक्ड नहीं हो। देख रहे हो, काफ़ी दूर दूर में एक्शन का यहाँ पर होना दिख रहा है, और दूसरे में कोई रिलेशन भी अगर ना हो, तभी हम पास्ट वाली घटना को रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और इस वाली घटना को रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन देख रहे हैं कि बहुत कम समय का अंतराल है, और इसमें एक घटना पहले भी हो और एक घटना बाद में भी हो, उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रख देते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है समय का, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कॉमन सेंस मतलब आप लगाओगे अपना, तो थोड़ा सा ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। अब ज़रा देखो, यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि अगर दोनों एक्शन सीक्वेंस में हो और उसमें से एक टाइम टेकिंग एक्शन हो और वह एक्शन पहले से चल रहा हो, तो जाहिर सी बात है, कोई अगर एक्शन चल रही हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसको कंटिन्यूअस में रखते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि टाइम टेकिंग एक्शन जो होता है उसको भी हम लोग कंटिन्यूअस में रखते हैं, और इनकम्प्लीट एक्शन जो होता है उसको भी हम लोग क्या किस में रखते हैं, कंटिन्यूअस में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बातें हैं तो ज़रा ध्यान देना। कह रहा है
कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये मैं नोट्स में दे दूंगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है ना, कि जो घटना पहले से चल रही हो और टाइम टेकिंग एक्शन हो, भले ही वो दोनों एक्शन सीक्वेंस में हो, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोग ध्यान दे पाओगे। यहाँ पर बोला है 74 नंबर में, अ क्रोकोडाइल अटैक्ड द मैन व्हेन ही स्वैम इन द रिवर। अब दो एक्शन को ढूंढो, एक तो अटैक करने का और एक उसका स्विम करने का, दो एक्शन है यहाँ पे। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे कि पहले की घटना कौन है और बाद की घटना कौन है, तो जाहिर सी बात है वो पहले स्विमिंग करना स्टार्ट किया होगा, है ना, और बाद में अटैक हुआ होगा। तो आप कहोगे कि पहले की घटना को हैड स्वम कर देते हैं, है ना, हैड स्वम, है ना, क्योंकि स्विम का थर्ड फॉर्म स्वम होता है, ठीक है, या स्वयं होता है, ये मुझे चेक करके बताना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी, स्वयं होता है या स्वयं होता है, ये जरा बताना क्या कमेंट में कि स्विम का थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्वयं ही मानो अभी, है ना, यू वाला नहीं होता, संग वाला जैसा नहीं होता, सिंग वाला जैसा, है ना। तो यहाँ पर कहोगे कि हैड रखना चाहिए, फिर आप कहोगे कि कहीं कॉज और रीजन तो नहीं है, तो जी हाँ, वो वहाँ पर स्विम कर रहा था इसलिए तो अटैक किया, तो एक का कॉज है, दूसरे का क्या है, रिजल्ट है। तो अब यहाँ पर आप फंस गए, क्यों, क्योंकि अगर वैसी बात है कॉज और रिजल्ट का, तो ये एक्शन क्या होना चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए कि दोनों इंडेफिनिटिव में करेक्ट था, है ना। तो हैड स्विम को हटाओ और यहाँ पर क्या लिख दो, यहाँ पर लिख दो कि दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट था, है ना, सेकेंड फॉर्म में, तो दोनों करेक्ट है क्योंकि कॉज और रीजन है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक घटना पहले से चली आ रही हो और वो घटना क्या हो, टाइम टेकिंग एक्शन हो, तो ज़रा आप एक बात बताओ, स्विम कर रहा होगा तो अचानक तो स्विम नहीं कर रहा होगा, है ना, स्विम वो पहले से करते आ रहा होगा, मतलब वो एक्शन बिल्कुल इनकम्प्लीट था। तो आप कहोगे कंप्लीट क्यों नहीं मानेंगे, मान लिया जाए ये रिवर है, इस पार से इस पार इसको जाना है, अगर ये कंप्लीट कर ही लिया है तो बाहर निकल ही जाएगा, है ना, कोई जरूरी थोड़े है कि वो उसको अटैक कर दे। तो इससे पता चल रहा है कि नहीं, ये घटना पहले से चली आ रही थी, देख लो, पहले से चली आ रही थी ये घटना, और स्विम करना एक टाइम टेकिंग एक्शन भी है, उसके बाद ये अटैक किया होगा। तो जाहिर सी बात क्या है कि जो टाइम टेकिंग एक्शन है स्विम का, उसको रखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर ही वॉज स्विमिंग रखेंगे इसको, ही वॉज स्विमिंग, ठीक है, टाइम टेकिंग एक्शन है। पिछले जितने भी एक्शन हम लोग देखे, किसी में कोई वहाँ पर टाइम टेकिंग एक्शन नहीं था। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स को देखने वाले हो आप, देख लो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। और दूसरे एक्शन को किस में रखें, पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर था सी नंबर में, ही स्वयं के बदले वॉज स्विमिंग होगा। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है और कब हम रखेंगे, किस में, कब हम रखेंगे दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, ए क्रोकोडाइल अटैक्ड द मैन, ठीक है, अटैक करने की एक्शन है, व्हेन ही फेल इनटू द रिवर। अब देखो, उसका नदी में गिर जाना और क्रोकोडाइल का अटैक करना, ये दोनों को एग्जिस्ट करेगा। कैसे को एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ही समय पर कैसे होगा, ये ज़रा बताओ। गिर जाना एक टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है कि घंटों से वो गिर ही रहा है ना, वो बॉलीवुड के सीरियल में ही होता है कि वो गिर रहा है और हीरो उसको बचाने के लिए आ रहा है, 1 घंटा टाइम लगा दिया, है ना, दौड़ते गया, तब जाकर के कैच किया उसको। तो ऐसा नहीं है, ये जो गिरने की घटना है एक क्विक एक्शन है और तुरंत उस पर वो अटैक कर सकता है क्रोकोडाइल, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कॉज तो है उसका गिर जाना और ये रिजल्ट तो है ना, ये रिजल्ट तो है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों को किस में रखेंगे, कॉज और रिजल्ट अगर मिल गया तो दोनों को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। फिर सेकंड चेक करना है इसमें, मतलब थर्ड पॉइंट जो चेक करना होता था वो क्या चेक करना है कि कहीं टाइम टेकिंग एक्शन तो नहीं कोई एक सा। तो जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, है ना। अगर अटैक वो करता टाइम लगा करके तो जाहिर सी बात है क्या कि इसको क्या करते, अटैक करता तो हो सकता है वो तब तक तैर करके निकल भी गया होता, है ना। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, पहले एक एक करके चेक करो। पहले की घटना कौन है, तो उसके गिर जाने की, तो आप कहोगे कि नहीं हैड फॉलन कर देते हैं, है ना, हैड फॉलन कर देते हैं और ये अटैक करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो पहले की घटना घटी है गिरने की, बाद में अटैक किया होगा, फिर ये इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आप देखते हो कि नहीं ये कॉज है और ये रीज़न है ना। फिर क्या करते हो, आप देखते हो कि ये भी कॉज और रीजन भी फेल कर सकता है, कब, अगर एक एक्शन उसमें से टाइम टेकिंग हो। तो जाहिर सी बात है कि टाइम टेकिंग गिरने की घटना जो है वो टाइम टेकिंग घटना नहीं है ना। तो क्या करेंगे,
तब जा कर के दोनों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए टाइम टेकिंग एक्शन नहीं था, इसलिए ये फेल इनटू और ये अटैक्ड, मतलब ये दोनों ही क्या हैं, करेक्ट हैं, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि कॉज और रीजन था और टाइम टेकिंग एक्शन है, क्विक एक्शन है दोनों, तो दोनों को हम लोग किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पर नो एरर है। ठीक है, अब इसको अगला एग्जाम्पल से समझो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या रीज़न है ना। देखो क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये समझ जाओगे। यहाँ पर है अ कार हीट हिम, हिट्स रहता तो समझ जाते हैं, प्रेजेंट में हीट है, मतलब हीट का सेकेंड फॉर्म जो है वो हीट ही होता है ना। तो अ कार हीट हिम व्हेन ही क्रॉस द रोड, जब वो क्रॉस कर रहा था और फिर क्रॉस किया तब जा कर के एक कार उसको हिट कर दिया। अब ज़रा देखो यहाँ पर देख रहे हो, पहला चीज़ क्या चेक कर रहे हैं कि पहले की घटना कौन घटी है, तो जाहिर सी बात है कि बाद में कार हिट किया होगा और क्रॉस कर रहा होगा वो पहले से, तो आप कहोगे ही हैड क्रॉस्ड कर देते हैं। फिर सेकंड चीज़ चेक करते हो कि कहीं कॉज और रीज़न तो नहीं, तो आप चेक कर रहे हो यहाँ पर कॉज और रीज़न जो होता है वो क्विक एक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर देखोगे कि क्रॉस्ड करना और हीट करना एक दूसरे का कॉज और रीज़न है ना, क्योंकि क्रॉस कर रहा था तभी हीट किया उसको, और दूसरी बात क्विक एक्शन भी हो सकता है आपके हिसाब से, है ना। लेकिन ये भी फेल कर जाता है, हैड नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कॉज और रीज़न था, तो कॉज और रीज़न से इसको हम हटा दिए। लेकिन आप ध्यान देना, तीसरा चीज़ क्या चेक करना होता है कि कहीं एक एक्शन टाइम टेकिंग तो नहीं है, कहीं एक एक्शन उसमें से पहले से तो नहीं चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कोई अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो पहले से क्रॉस करते जा रहा होगा, है ना, चलते चलते इसको हिट कर दिया होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये टाइम टेकिंग एक्शन उसका क्रॉस करने का, रोड क्रॉस करने का, तो यहाँ पर ही क्रॉस नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ही वॉज क्रॉसिंग करेंगे। देख रहे हो, ही वॉज क्रॉसिंग, है ना, क्योंकि ये घटना पीछे से पहले से चलते आ रही थी, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब इसके नेक्स्ट में देखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, सीधा रट्टा नहीं मारना है आपको सेंटेंस को, है ना। यहाँ पर है अ कार हिट हिम, ठीक है, हिट कर लिया, व्हेन ही टर्न्ड अराउंड, मतलब जैसे वो घुमा, है ना, मतलब अपना सर जैसे घुमाया वैसे एक हिट कर दिया। तो बताओ अपना हेड घुमाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्या, बिल्कुल ही नहीं लगता। तो दोनों एक्शन क्या है, क्विक एक्शन है, समझ रहे हो। अगर क्विक एक्शन है दोनों और टाइम मतलब बहुत कम लगा है दोनों एक्शन में, हिट करने का और टर्न अराउंड होने का, तो जाहिर सी बात है दोनों एक्शन को किस में रखेंगे, दोनों एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अगर एक एक्शन बहुत पहले की घटना हुई हो तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग कर सकते थे उसको पास्ट परफेक्ट में, है ना। जैसे आप इसमें दिमाग लगा सकते हो कि पहले वो अपना हेड को टर्न अराउंड किया, बाद में उसको हिट किया, तो यहाँ पर हैड टर्न कर देते हैं, तो इसलिए हैड टर्न यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्विक एक्शंस हैं, देख रहे हो ना। और ये क्रॉस कर रहा था, मतलब ये घटना पहले से चली आ रही थी, इसलिए वॉज क्रॉसिंग कर दिए थे, तो दोनों में आप फ़र्क देख रहे होगे, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए फोर्थ नंबर का। अब ज़रा देख लो नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना है यहाँ पर टाइम टेकिंग एक्शंस जो होते हैं उसको पहचानने के तरीके जो होते हैं वो दो चीज़ से होता है, एक व्हेन से और एक व्हाइल से। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, है ना, आप इसको बाद में भी पढ़ोगे, आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे उसमें। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो व्हेन जो है, व्हेन का जो यूज होता है वो इंडेफिनिट में भी होता है और कंटिन्यूस टेंस दोनों में होता है, और व्हाइल जो होता है सिर्फ कंटिन्यूस में होता है ना। इस पॉइंट को बस अभी ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाने वाले। और ज़रा देख लो आज का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अभी तक तो दो घटनाओं का जिक्र हम लोग देख रहे थे और वो भी पास्ट के, है ना। लेकिन अभी देखेंगे कि कहीं के भी कोई भी टेंस का हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर दो से अधिक वर्ब्स हों तो क्या करेंगे। तो यहाँ देखो, अगर सेंटेंस में दो से अधिक वर्ब्स हों तो रूल ऑफ मेजॉरिटी काम करता है। इसका मतलब है अगर तीन वर्ब्स हों तो उसमें से दो जिस भी टेंस में होगा, तीसरा उसी टेंस में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। क्या मतलब क्या है यहाँ पर कहने का, और इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं एक टेस्ट सीरीज में। मुझे लगता है वर्ब्स वाले जो टेस्ट में लिया था उसमें से एक दो क्वेश्चन दे रखा था इसमें, है ना, और उस सीरीज़ में मैं बता भी रखा था एक कॉन्सेप्ट को पहले भी। देख लो यहाँ पर क्या बोला है 78 और 79 नंबर में। देखो टेंस कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस में, इंडिफिनिट में ऐसे नहीं देखना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना है। अगर दो एक्शन जो हो तीनों में से अगर वो प्रेजेंट में तो आगे भी ज़रूरत के हिसाब से प्रेजेंट अपना ले लेगा, है ना। अगर दोनों पास्ट में है तो फिर नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का होगा वो भी पास्ट में होगा, है ना। अगर फ्यूचर में हो दो तो तीसरा भी फ्यूचर में होगा, है ना।
रूल ऑफ मेजोरिटी जो कह रहे हैं, यहाँ पर दिया है माई अंकल हैज़ अ बिजनेस, तो हैज़ अ बिजनेस किस चीज़ को शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को। हैज़ एम्प्लॉयड मेनी पर्सन्स, हैज़ दिया है मतलब प्रेजेंट है, तो आगे भी जरूरत के हिसाब से अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो भी है, प्रेजेंट परफेक्ट वो हो जाएगा। एंड गेव देम अ गुड सैलरी, और क्या किया, उन लोगों को सैलरी दिया, अच्छा सैलरी, तो यहाँ पर ये तो पास्ट में आ जाता है, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर देखते हुए कि दो एक्शन जो हैं वो है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर भी हम इसको प्रेजेंट में रखेंगे और गिव्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही हैड बिन ड्राइविंग, अब हैड बिन ड्राइविंग है मतलब हैड का प्रयोग हुआ है और ड्राइविंग का प्रयोग हुआ है, मतलब ये एक तो है ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस मतलब अगर पूरे करेक्ट तरीके से कहा जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये है पास्ट में, ठीक है, ये है पास्ट में। नेक्स्ट एक्शन है वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वॉज का है मतलब क्या है, ये भी पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है तीसरा भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। एंड वॉन्ट्स टू टेक सम रेस्ट, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में दे रखा है मतलब प्रेजेंट में, तो क्या करेंगे इसको हम लोग इसको पास्ट में कर देंगे क्योंकि दो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में है ना। तो यहाँ पर वॉन्ट्स की जगह पर लिख दो वांटेड। तो मुझे लगता है आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख गए। ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसमें जो मैं 4 कॉन्सेप्ट बताया था इसमें, तो 3 कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें कि अगर फासला कम हो, अगर दो एक्शन के बीच में फासला कम हो तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर फासला बहुत ज़्यादा हो तो रखेंगे, एक को रखेंगे जो पहले घटना घटी है उसको रखेंगे पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे बाद वाली घटना को रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर इसमें भी 2 बातें ध्यान देने वाली थी, क्या, एक दूसरे का कॉज और रिजल्ट नहीं होना चाहिए। कॉज और रिजल्ट दोनों आपस में एक दूसरे से कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही समय पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर कॉज और रिजल्ट हो गया तो वो इसके अंदर आ जाएगा, है ना, दोनों, और दोनों को फिर क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में रख देंगे, समझ रहे हो। और फिर ये वाला को देखें कि अगर एक टाइम टेकिंग एक्शन हो तो उसको रखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो सेकंड एक्शन है उसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दिया हूँ बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इतना कुछ सीख जाओगे ना तो ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग कभी रह जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और चेक करूँगा मैं, है ना, क्योंकि टेस्ट तो मुझे लेना ही है। टाइम तो लग रहा है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टेंस के बिना पूरा ग्रामर अधूरा है, समझ लो, इस चीज़ को मानना ही होगा। अगर आप स्पोकन भी सीखने जाते हो ना तो टेंस को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, टेंस के बिना आप बोल भी नहीं पाओगे अंग्रेजी। और ग्रामर अगर आपको सीखना है तो जाहिर सी बात है कि बिना टेंस का आप सीख ही नहीं पाओगे, और अच्छे अच्छे एग्जाम तो आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे, प्री कर लोगे, मेंस नहीं कर पाओगे, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। बहुत लोग क्या समझते हैं ना कि टेंस को इग्नोर कर देते हैं, टेंस के 2-4 क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं उनसे, तो उनको लगने लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा भ्रम होता है क्योंकि वो सिलेबस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते और वो एक भ्रम में रहते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो आपको भ्रम में नहीं रहना, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से डेप्थ में पढ़ते जाना है। प्री लेवल से तो का एग्ज़ाम तो निकाल लोगे, मेंस नहीं निकल पाएगा। अब ज़रा देख लो इसके बारे में, जो लोग नए हैं टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आप वहाँ पर त्रिगीतम सर्च करना, 2 ग्रुप मिलेगा, मतलब त्रिगीतम फोरम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल, दोनों पर ज्वाइन हो सकते हो। दोनों पर डेली बेसिस पे वहाँ पर क्विजेस दिए जाते हैं। अब ये है प्रैक्टिस बैच जहाँ पर मैं टास्क और ऑनलाइन टेस्ट की बातें करता हूँ। इसमें आप मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर, सिंपली पर्सनल गाइडेंस लिखोगे और फिर प्रैक्टिस बैच लिखोगे, मैं समझ जाऊंगा और मैं वहाँ आपको प्रोसीजर सेंड करूंगा। इसमें पैसे भी देने होते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, पैसे भी लगते हैं। तो आप क्या करोगे, इस पर मैसेज करोगे, सिंपली हाय हेलो, और अपना स्टोरी मत बताने लगना, अपना डिमांड मत पूछने लगना, वहाँ पे सिंपल जाना, प्रैक्टिस बैच बोलना और फिर पर्सनल गाइडेंस बोलना, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो चलिए आज बहुत कुछ सीखे, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट को सीखे हैं और मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को करें हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।